हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में सीलिया और फ्लैजेला की स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सीलिया और फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये गतिशील स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं उनकी सतह से बाहर निकले रहते हैं। प्रोकैरियोट्स में भी ये फ्लैजेलम पाए जाते हैं, किंतु वो पूर्ण विकसित नहीं होते, कम विकसित होते हैं। दोनों की स्ट्रक्चर समान होती है। सीलिया फ्लैजेला की जो अंदर की स्ट्रक्चर है वो समान होती है, काम करने में थोड़ी सी भिन्नताएं पाई जाती है, किंतु इनकी गति और आकार के आधार पे इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। दोनों की स्ट्रक्चर एक समान है। सीलिया एक और जो है ना, नाव को चलाने के लिए और काम आता है की तरह कार्य करता है, जिससे सेल सीलिया की दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर गति करता है ना। तो जैसे नाव जो अपने जो ओर होता है वो उसके परपेंडिकुलर नाव चलती है, इसी प्रकार जो कोशिका है वो उसके परपेंडिकुलर दिशा के अंदर गति करती है। सीलिया अपने पावर स्ट्रोक में दृढ़ होकर माध्यम को पीछे की ओर धकेलती है, जिससे सेल आगे की ओर गति करती है। जबकि रिकवरी स्ट्रोक जब होता है तो सीलिया फ्लेक्सिबल हो जाती है और वापस अपने सामान्य अवस्था के अंदर आ जाती है, ताकि प्रतिरोध मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के कारण प्रतिरोध कम से कम होता है और बिना ऊर्जा के या बहुत ही कम ऊर्जा से ही अपने सामान्य स्थिति में आ जाती है। फिर दोबारा पावर स्ट्रोक पैदा होता है, सीलिया रिजिड हो जाती है और माध्यम को पीछे धकेलने के प्रयास में कोशिका आगे चलती है। इसके लिए सीलिया की संख्या सेल की सतह पर काफ़ी अधिक पाई जाती है। इनके अंदर बीटिंग एक्टिविटीज़ में बड़ा कोऑर्डिनेशन होता है। संपूर्ण सीलियाएँ एक साथ बीट नहीं करती एक डायरेक्शन के अंदर। कुछ सीलियाएँ एक बार करती हैं, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरी सीलियाएँ करती हैं। ये क्रमबद्ध तरीके से चलता रहता है, जिससे कोशिका है लगातार मूव होती रहती है। बहुकोशिकीय जीवों में तरल माध्यम को मूव करती हैं, कारण की कोशिकाएँ फिक्स रहती हैं, कोशिकाएँ हिल नहीं सकती, इसलिए माध्यम को धकेलती हैं। जैसे अपने श्वसन तंत्र की सीलियाएँ हैं, म्यूकस को लगातार धकेलती रहती हैं। कोई डेब्रिस अगर ट्रैप हो जाता है तो उसको भी बाहर निकालती रहती हैं। अगर फ्लैजेलम की बात करें तो ये लंबे होते हैं सीलिया की अपेक्षा, और इनकी संख्या काफ़ी कम होती है। सीलिया की संख्या ज़्यादा होती है और इनकी संख्या कम होती है। अच्छा, इनके अंदर अंडुलेटिंग मैनर के अंदर मूवमेंट होता है। सीलिया के अंदर तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इनके अंदर अंडुलेटिंग मैनर के अंदर मोशन होता है। पूरी जो फ्लैजेलम या जो इनका एक्सोनियम है पूरी लंबाई में एक साथ एक से अधिक लहर एक पैदा होती हैं, जो कि माध्यम को दबाती हैं, और माध्यम को दबाने से कोशिका है वो आगे बढ़ती है। तो इनमें जो मूवमेंट होगा या जो लोकोमोशन होगा वो हमेशा उसके पैरेलल, जो फ्लैजेलम है उसके पैरेलल होगा। जैसे स्पर्म कोशिका इसका एग्जाम्पल है। संपूर्ण फ्लैजेलम और सीलियम एक प्लाज्मा झिल्ली से, अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें अपन तो जो इनकी जो पूरी बॉडी है सीलियम और फ्लैजेलम की, वो प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है। झिल्ली की आंतरिक केंद्रीय संरचना में जो लंबा धागा पाया जाता है उसको एक्सोनोमा कहते हैं, जो कि संपूर्ण फ्लैजेलम की बात करें तो संपूर्ण लंबाई में फैला रहता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक व्यवस्थित क्रम में स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल से बनती है। प्रत्येक एक्सोनोमा की अगर बात करें तो इसके अंदर 9 परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और 2 केंद्रीय, 9+2 का अरेंजमेंट इनके अंदर पाया जाता है। जो परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर प्लस और माइनस एंड पाया जाता है, दोनों के अंदर पोलरिटी पाई जाती है। एक साइड से ये बढ़ते हैं, दूसरी साइड से ये कम होती रहती हैं, इनकी लंबाई है। परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये डबल लेट के रूप में पाई जाती है, यानी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ जुड़ी रहती हैं, और जो एक तो कंप्लीट होती है जिसको ए माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, और दूसरी अनकम्प्लीट होती है उसको बी माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो जो कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल या ए माइक्रोट्यूब्यूल है उसके अंदर 13 मोनोमर्स पाए जाते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, और जो बी माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें 10 से 11 मोनोमर्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के पाए जाते हैं, इसलिए इसको अनकम्प्लीट कहते हैं। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होती हैं एक शीत के द्वारा घिरी रहती हैं, और जो परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनसे रेडियल स्पोक्स निकले रहते हैं और वो इन केंद्रीय ट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ी रहती हैं। जो पेरिफेरल हैं उनके
रेडियल स्पोक्स जो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स हैं कि जो शीत होती है उसके साथ जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक जो प्रीदिया माइक्रोट्यूबुल्स हैं ये आपस के अंदर एक इंटर डबलेट ब्रिज जो कि इलास्टिन प्रोटीन एक इलास्टिक प्रोटीन नेक्सिन नामक प्रोटीन जो होती है उससे बना हुआ होता है। तो प्रत्येक जो प्रीदियम माइक्रोट्यूबुल्स हैं ये जो 9 हैं आपस में एक नेक्सिन ब्रिज के द्वारा जो इलास्टिक होता है, लचीला होता है, रबर की तरह होता है, उसके द्वारा जुड़ी रहती हैं। कुछ जंतुओं को छोड़कर अधिकांश जंतुओं में 9-2 का विन्यास पाया जाता है फ्रॉम फंजाई टू मैन। बड़ी हाईली कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर है। इवोल्यूशन के दौरान बहुत कुछ बदला है किंतु इनके अंदर बहुत ही कम बदलाव हुआ है। कुछ जंतु जैसे फ्लैटवॉर्म है इनके अंदर 9+1 का अरेंजमेंट पाया जाता है। हॉर्सशू क्रैब है उसमें 9+0 का रेशियो पाया जाता है। ईल, मेफ्लाई आदि के अंदर भी सिर्फ प्रीदिये माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स नहीं पाई जाती। अगर अपन ओरिजिन की बात करें तो सीलिया फ्लैजेला दोनों को ओरिजिन है बेसल बॉडी से होता है। अब इनके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इनकी डायनियन आर्म होती है। ये जो ए माइक्रोट्यूबुल्स है इससे निकली रहती है और बी माइक्रोट्यूबुल्स है उसके लंबवत ये जुड़ी रहती हैं, उसकी लंबाई में कई जगह ये जुड़ी रहती हैं। डायनियन नामक प्रोटीन, ये डायनियन नामक प्रोटीन की बनी हुई होती हैं जो कि माइक्रोट्यूबुल्स ए डबलेट है इसके साथ जुड़ी रहती है और एटीपी इनके अंदर एकत्रित रहती है। रासायनिक ऊर्जा को ये मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदल देती हैं। तो ये जो एक माइक्रोट्यूबुल्स है ये दूसरी माइक्रोट्यूबुल के धक्का देती है और जो उनके अंदर एटीपी होती है, रासायनिक ऊर्जा है, उसको ये मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदलती रहती हैं। इस बदलाव के कारण ये माइक्रोट्यूबुल्स को गति प्रदान करती है। ये सीलिया जो फ्लैजेलम है वो बीट करता है, एक माइक्रोट्यूबुल्स दूसरी माइक्रोट्यूबुल्स को दबाती हैं। ए डबलेट के दोनों ओर डायनियन आर्म की भुजाएं निकली रहती हैं जो आगे वाली बी डबलेट से जुड़ी रहती हैं। बहुधा बाहर की ओर 3 और अंदर की ओर 2 भुजाएं होती हैं और ए के आधार से जुड़ी रहती हैं। भुजाओं के सिरों पर गोलाकार हेड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि एटीपी हाइड्रोलाइज एंजाइम उनके अंदर स्थित रहता है जो कि एटीपी को तोड़कर उसे लगातार एनर्जी निकालता रहता है। अब अपन इनकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। जिस तरह एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स आपस में स्लाइड करते हैं उसी प्रकार माइक्रोट्यूबुल्स पे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। ये कार्य डायनियन आर्म के माध्यम से करवाया जाता है। डायनियन आर्म्स हैं ये इनकी लंबाई, इन कॉन्ट्रैक्शन और इनके अंदर रिलैक्सेशन दोनों चलते रहते हैं। तो जब ये इन कॉन्ट्रैक्शन ये रिजिड होती हैं तो अगले वाले माइक्रोट्यूबुल्स को ये धक्का देती हैं जिसके उसके अंदर बेंडिंग आ जाती है, नीचे दबती हैं। जो दोनों माइक्रोट्यूबुल ये एक तरीके से ब्रिज का काम करती हैं, क्रॉस ब्रिज बना लेती हैं और कई जगह अगले जो पास वाली जो माइक्रोट्यूबुल है पेरिफेरल उसके कई जगह जुड़ी रहती हैं। तो ये लगातार क्रमबद्ध तरीके से अगले वाली माइक्रोट्यूबुल्स के एटीपी लेके इनका आकार बदलता रहता है, मोटार प्रोटीन है तो ये धक्का देती रहती हैं और अगले वाले माइक्रोट्यूबुल्स को लगातार स्लाइड करती रहती हैं। पावर स्ट्रोक आता है, स्लाइड करती हैं, फिर रिकवरी स्ट्रोक आता है, नई जगह जुड़ जाती हैं, फिर और ज़्यादा स्लाइड करती हैं। तो ये क्रमबद्ध तरीके से चलती रहती हैं। आगे वाली जो माइक्रोट्यूबुल्स है वो स्लाइड होती रहती है। डायनियन आर्म्स ए माइक्रोट्यूबुल्स आगे वाली जो माइक्रोट्यूबुल है डबलेट है उसके बी ट्यूबुल से जुड़ी रहती है। एटीपी का हाइड्रोलाइज करके कन्फॉर्मेशनल इनके अंदर चेंज होता है जिससे ए ट्यूबुल्स एक निश्चित दूरी तक बी के आधार पर स्लाइड करती है। इसके पश्चात डायनियन आर्म्स हट जाती हैं और नए स्थान पर जुड़ जाती हैं। पुनः यही चक्कर चलता रहता है और एक निश्चित दूरी तक ए पुनः स्लाइड करती है। इस तरह ए जो ट्यूबुल है काफ़ी दूरी तक स्लाइड करती है जिससे सीलिया फ्लैजेला के अंदर बेंडिंग आ जाती है। इस तरीके का चक्कर पहले एक्जिनोमा में एक तरफ होता है और फिर दूसरी तरफ होता है। तो दोनों तरफ बीट करती रहती हैं। फ्लैजेलम और जो सीलिया है ये दोनों तरफ पहले एक साइड के अंदर होगा फिर दूसरी साइड के अंदर होगा। तो दोनों तरफ ये लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है। रेडियल स्पोक ये नेक्सिन ब्रिज इनको निश्चित अवस्था के अंदर बनाए रखता है, मतलब इनका विन्यास है जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स हैं इनका विन्यास नहीं बदलने देता। रेडियल स्पोक और इंटर
माइक्रोट्यूबुलर ब्रिज जो नेक्सिन का बना होता है एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है जो कि सीलिया में बेंडिंग उत्पन्न करने और पुनः डबलेट को सामान्य अवस्था में लाने में सहायक होता है। तो ये इनका जो विन्यास है उसको रेगुलेट करता रहता है। तो ये लगातार एटीपी लेके डाइनिन आर्म्स रिजिड होंगी, ये माइक्रोट्यूबुल्स को स्लाइड करेंगी, फिर नई जगह आ जाएंगी, फिर दोबारा स्लाइड करेंगी। तो ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है और सीलिया या फ्लैजेलम के अंदर लगातार बीटिंग होती रहती है। अब इनका रेगुलेशन अगर देखें तो ये जो अपने एक कोशिकीय के जीव हैं इनके अंदर जो लोकोमोशन होता है या तो सीलिया के द्वारा आता है या फ्लैजेलम के द्वारा होता है। तो इनकी डायरेक्शन जो गति में बदलाव और डायरेक्शन में बदलाव है वो कैसे रेगुलेट होता है, ये अपन इनकी जो बीटिंग की डायरेक्शन है सीलिया फ्लैजेलम की कैसे रेगुलेट होती है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं अपन। प्रत्येक सीलिया 1 सेकेंड में 10 से 40 बार बीट करती है प्रत्येक सीलिया, और एक साथ हजारों सीलिया एक ही दिशा के अंदर गति करती हैं जिससे कोशिका है इच्छा अनुसार गति कर सकती है। इन सब के लिए जरूरी है कि एक प्रॉपर इनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो। दो कारक कैल्शियम और साइक्लिक एएमपी सीलिया की गति और रेट को प्रभावित करती हैं। जब भी फॉरवर्ड स्ट्रोक को रोकना होता है, पीछे की ओर चलना होता है, तो जो सीलिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पे एक डीपोल की जो सरफेस है वो डीपोलराइज हो जाती है प्लाज्मा झिल्ली की, जिससे वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं कैल्शियम के लिए वो खुल जाती हैं। कैल्शियम की चैनल है, कैल्शियम अंदर आना शुरू कर देगा। जब कैल्शियम आयन कोलमोडुलिन के साथ अंदर आने लगते हैं तो सीलिया विपरीत दिशा में बीट करने लग जाती है और जो सेल है वो रिवर्स दिशा के अंदर गति करने लग जाती है। ज्यों ही कैल्शियम गेट बंद होती हैं, कैल्शियम आयन का लेवल पुनः कम हो जाता है और कोशिका आगे बढ़ने लग जाती है इस तरह जब सीलिया में बीट की गति बढ़ानी होती है, जैसे कोई स्टिमुलेटरी एजेंट आ जाता है, कैल्शियम ग्लूकोज या कोई अन्य केमिकल अट्रैक्टेंट है वो संपर्क में आते हैं, जिससे कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे इनकी। तो जो ही इनकी बीट की गति बढ़ानी होती है, जो ही कोई इनकी मनपसंद चीज़ें आती हैं तो कैल्शियम चैनल खुल जाती हैं। कैल्शियम चैनल खुलते ही प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है हाइपर पोलराइज हो जाती है और एंजाइम एडेनाइल साइक्लेज जो कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाया जाता है सक्रिय हो जाता है और ये साइक्लिक एएमपी का निर्माण करता है। और साइक्लिक एएमपी माइक्रोट्यूबुल की विभिन्न प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन करने लग जाती हैं, जिससे सीलियरी बीट है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और कोशिका का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके अंदर दो कैल्शियम और जो पोटेशियम आयन है ये प्लाज्मा झिल्ली को पोलराइज और हाइपोपोलराइज करते हैं, जिसके द्वारा कोशिका की इनकी जो बीटिंग की डायरेक्शन और जो रेट है वो कंट्रोल होती है। अपन ने कई एग्जाम्पल में देखा है कि कईयों में इनफर्टिलिटी होती है मेंस के अंदर, तो उनमें क्या होता है जो स्पर्म का फ्लैजिला है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता, जिसको इमोटाइल सीलिया और इसके अलावा ब्रोंकाटाइटिस साइनिटिस आदि के अंदर क्या होता है अपनी जो सीलिया होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उनकी जो एक्सोनिमा है उनके अंदर बीटिंग नहीं होती, जिससे ये बीमारियां पैदा होती हैं। थैंक यू।